हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, हम लोग समझते हैं फैराडे और हेनरी के प्रयोग के बारे में। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान अध्याय 6 वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में। आज हम लोग समझेंगे फैराडे और हेनरी ने जो प्रयोग किया था उसके बारे में समझा जाएगा। तो जोसेफ हेनरी कौन थे? इनका जन्म 1797 में हुआ था और मृत्यु जो है 1878 ईस्वी में हुई थी। जोसेफ हेनरी जो हैं अमेरिका के प्रायोगिक भौतिक शास्त्री थे। प्रिंसटन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट में प्रथम निदेशक थे। ठीक है, इन्होंने लोहे के ध्रुवों के चारों ओर पृथक्कृत दंड चुंबक को स्थिर रखकर तथा इसके स्थान पर तार की कुंडलियों लपेटकर उन्होंने वैद्युत चुंबकों में महत्वपूर्ण सुधार किया था और एक विद्युत चुम्बकीय मोटर तथा एक नए दक्ष टेलीग्राफ का आविष्कार किया था। उन्होंने स्वप्रेरण की खोज की तथा इस बात का पता लगाया कि कैसे एक परिपथ में प्रवाहित धारा दूसरे परिपथ में धारा प्रेरित करती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जोसेफ हेनरी अमेरिका के भौतिक शास्त्री थे, अमेरिका के वैज्ञानिक थे, प्रिंसटन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। ठीक है, स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन के प्रथम निदेशक थे और इन्होंने बहुत सारी खोज की। इन्होंने लोहे के ध्रुवों के चारों ओर और पृथक्कृत दंड चुंबक को स्थिर रखकर, ठीक है, तथा इसके स्थान पर तार की कुंडलियां लपेटकर उन्होंने विद्युत चुंबकों में महत्वपूर्ण सुधार किया था। ठीक है, लोहे के ध्रुवों के चारों ओर पृथक्कृत दंड चुंबक को स्थिर रखकर और इसके स्थान पर तार की कुंडलियां लपेटकर उन्होंने विद्युत चुंबकों में महत्वपूर्ण सुधार किया था। यूं एक विद्युत चुंबकीय मोटर तथा एक नए दक्ष टेलीग्राफ का आविष्कार भी इन्होंने किया था। उन्होंने स्वप्रेरण की खोज भी की थी तथा इस बात का पता लगाया कि कैसे एक परिपथ में प्रवाहित धारा दूसरे परिपथ में धारा प्रेरित करती है। ठीक है, तो ये था जोसेफ हेनरी का योगदान। अब आइए प्रयोग के बारे में पढ़ते हैं। हेनरी और फैराडे के प्रयोग ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रयोग हैं। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज तथा उसकी समझ फैराडे और हेनरी द्वारा किए गए अनेक प्रयोगों पर आधारित है। ठीक है, तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो खोज है और उसका जो कंसेप्ट है वह फैराडे और हेनरी के द्वारा किए गए प्रयोग पर ही आधारित है। ठीक है, हम उनमें से कुछ प्रयोग का यहाँ वर्णन कर रहे हैं। जैसे कि पहला है प्रयोग 6.1। तो पहला प्रयोग आप ध्यान से समझें। यहाँ देखें फिगर है आपका चित्र 6.1। चित्र 6.1 में आप देख रहे हैं एक दंड चुंबक है, NS एक दंड चुंबक है और यहाँ पर एक कुंडली है। ठीक है, एक कुंडली है और इस कुंडली में एक धारामापी लगी हुई है। यहाँ संकेतक देखें, धारामापी गैल्वेनोमीटर G लगा हुआ है। अगर इस कुंडली में धारा बहती है तो इसके सुई में विक्षेप होता है, धारामापी G में विक्षेप होता है, उससे पता चलता है कुंडली में धारा बह रही है। तो यह एक कुंडली है C1, धारामापी है G और यह है एक दंड चुंबक NS। ठीक है, अब इस कुंडली के पास जब हम इस दंड चुंबक को लाते हैं, दंड चुंबक गतिशील होती है, कुंडली के सामने जब दंड चुंबक को हम लाते हैं तो हम देखते हैं कि चुंबक के गतिशील होने के कारण इस कुंडली में एक धारा बहती है, कुंडली में एक धारा बहती है। ठीक है, उसके बाद जब यह दंड चुंबक वापस जाता है तब फिर धारा बहती है। दंड चुंबक रुक जाता है तो धारा शून्य हो जाती है। तो जब तक यह दंड चुंबक गतिशील रहता है तब तक कुंडली में धारा बहती है। चुंबक आगे आता है, धारा बहती है, चुंबक पीछे जाता है, धारा बहती है, चुंबक रुक जाता है, धारा बंद हो जाती है। यह हो सकता है। अब जो है चुंबक को रोक दिया जाए, कुंडली को गति कराया जाए। अगर कुंडली चुंबक के सामने आएगी तो धारा बहेगी, कुंडली चुंबक से दूर जाएगी तो धारा बहेगी, कुंडली स्थिर हो जाएगी, धारा नहीं बहेगी। ठीक है, यह उन्होंने प्रयोग में देखा। ठीक है, तो चित्र में धारामापी G से जुड़ी हुई एक कुंडली C1 दर्शाई गई है। ठीक है, चित्र में आप देख रहे हैं कि धारामापी G से जुड़ी हुई एक कुंडली है C1। ठीक है, जब एक दंड चुंबक
के उत्तरी ध्रुव को इस कुंडली की ओर ढकेला जाता है। देखें, यह दंड चुंबक है, इसका उत्तरी ध्रुव है। तो जब इस चुंबक को इस दंड ठीक है, इस चुंबक को दंड चुंबक को उत्तरी ध्रुव को इस कुंडली के सामने लाया जाता है, ढकेला जाता है, ठीक है, तो धारामापी का संकेतक विक्षेपित होता है, जो कुंडली में विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। तो जब इस दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव को इस कुंडली के सामने लाएंगे, ढकेलेंगे, तो धारामापी में विक्षेप होगा, जो कुंडली में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है, दर्शाता है। यह विक्षेप तभी तक रहता है जब तक दंड चुंबक गति में रहता है। ठीक है, तो यह जो विक्षेप है, यह जो धारा बह रही है, यह तभी तक रहेगा जब तक यह दंड चुंबक गति करेगा। ठीक है, जब तक यह दंड चुंबक गति में रहता है। जब चुंबक स्थिर हो जाता है तो धारा में कोई विक्षेप नहीं होता है। ठीक है, जब चुंबक स्थिर हो जाता है तो धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होता है। ठीक, अब जब चुंबक को कुंडली से दूर ले जाते हैं, जब चुंबक को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो धारामापी विपरीत दिशा में विक्षेप दर्शाता है, जो धारा प्रवाह की दिशा के विपरीत होने को दर्शाता है। ठीक है, तो जब इस चुंबक को सामने लाते हैं, इस दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं तो इसमें धारा बहती है, और जब इस दंड चुंबक को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो धारा मापी में विक्षेप होता है, धारा बहती है लेकिन विपरीत दिशा में बहती है। तो जब चुंबक को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो धारा मापी विपरीत दिशा में विक्षेप दिखाती है, जो धारा प्रवाह की दिशा के विपरीत होने को दर्शाता है। ठीक है, इसके अलावा, इसके अतिरिक्त जब दंड चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को कुंडली की ओर लाते हैं, इस दंड चुंबक के यश को इस कुंडली के पास लाते हैं, ठीक है, तो जब दंड चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को कुंडली की ओर लाते हैं या इससे दूर ले जाते हैं तो धारा मापी में विक्षेप, ठीक है, धारा मापी में विक्षेप की दिशाएं जो हैं उत्तरी ध्रुव की इसी प्रकार की गति की अपेक्षा विपरीत हो जाती है। ठीक है, तो जब दंड चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं या फिर इससे दूर ले जाते हैं तो जो धारा की दिशाएं पहले थीं ठीक उसके विपरीत हो जाती हैं। तो आप देख रहे हैं कि उत्तरी दिशा, दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव को लाने के कारण जो धारा की दिशाएं उत्पन्न हुई थी, दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव को दूर ले जाने के कारण जो धारा की दिशाएं उत्पन्न हुई थी, ठीक उसके विपरीत जब दंड चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को लाते हैं इसके पास या दूर ले जाते हैं तो विपरीत धारा उत्पन्न होती है। तो जब दंड चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को कुंडली की ओर या इससे दूर ले जाते हैं तो धारा मापी में विक्षेप की दिशाएं उत्तरी ध्रुव की इसी प्रकार की गति की अपेक्षा विपरीत हो जाती हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त जब चुंबक को कुंडली की ओर या इससे दूर तेजी से गतिमान किया जाता है तो विक्षेप और इसलिए धारा अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, तो जब जो है इस कुंडली के सामने इस चुंबक का रफ्तार बढ़ा दिया जाएगा इसके नजदीक लाने का या फिर इससे दूर ले जाने का, तो धारा का मान भी बढ़ जाता है। तो चुंबक जो है जितना तेजी से गति करेगा, इसके पास आएगा, दूर जाएगा, धारा का मान उतना तेज होगा। तो जब चुंबक को कुंडली की ओर या इससे दूर तेजी से गतिमान किया जाता है तो विक्षेप और इसलिए धारा अधिक प्राप्त होता है। यह भी देखा गया कि यदि दंड चुंबक को स्थिर रखा जाए और इसके बजाय कुंडली C1 को चुंबक की ओर या इससे दूर गतिमान किया जाए तो भी इसी प्रकार का प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक है, तो अगर दंड चुंबक को स्थिर कर दें, अब कुंडली को इसके पास लाएं, इससे दूर ले जाएं, तो वही घटना दिखाई देती है। ठीक है, तो यह दर्शाता है कि कुंडली में विद्युत धारा की उत्पत्ति प्रेरण चुंबक तथा कुंडली के मध्य सापेक्ष गति का प्रतिफल है। ठीक है, तो कुंडली में जो धारा उत्पन्न हो रही है, ठीक है, विद्युत धारा की जो उत्पत्ति हो रही है अर्थात जो प्रेरण हो रही है, वह चुंबक और कुंडली के मध्य सापेक्ष गति के कारण हो रही है। चुंबक और कुंडली के मध्य सापेक्ष गति के कारण विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है। उस सापेक्ष गति में या तो चुंबक गति करे या तो कुंडली गति करे, दोनों में से कोई एक गति करना चाहिए, और उसी के कारण जो है, उसी का रिजल्ट यह होता है कि धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो यह पहला प्रयोग था, प्रयोग संख्या 1 था। ठीक है, अब आता है प्रयोग संख्या 2,
दूसरा प्रयोग क्या है? तो दूसरा प्रयोग जो है चित्र 6.2 में दंड चुंबक को बैटरी से जुड़ी हुई एक दूसरी कुंडली C2 से प्रतिस्थापित किया जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एक दूसरा फिगर है जिसमें बैटरी से जुड़ा हुआ एक कुंडली है C2। अब यहाँ पे दंड चुंबक नहीं है, दंड चुंबक की जगह पे एक दूसरी कुंडली है C2 और यह किससे जुड़ी हुई है? बैटरी से जुड़ी हुई है। बैटरी से इसको करंट मिलेगा, बैटरी से धारा मिलेगा। और आप जानते हैं कि जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं। तो जब इस बैटरी को स्टार्ट करेंगे तो C2 में विद्युत धाराएं बहने लगेंगी। विद्युत धाराओं के बहने के कारण इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और इस चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण यह जो दूसरी कुंडली C1 है जिसमें बैटरी नहीं लगी है, इस C1 में विद्युत धारा बहेगी और उसका विक्षेप हमें गैल्वेनोमीटर से दिखाई देगा। तो चुंबक के जगह पे अगर कोई बैटरी लगी हुई कुंडली हो और उसमें धारा प्रवाहित हो रही हो तो उसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण उसके पास रखी हुई दूसरी कुंडली C1 में उसका प्रभाव दिखाई देता है, उसमें भी विद्युत धारा उत्पन्न होता है जो गैल्वेनोमीटर के द्वारा हमें पता चलता है। ठीक है, तो देखें ध्यान से, तो चित्र 6.2 में दंड चुंबक को बैटरी से जुड़ी हुई एक दूसरी कुंडली C2 से प्रतिस्थापित करते हैं। दंड चुंबक की जगह पे हम एक कुंडली लाते हैं C2 जो बैटरी से जुड़ी हुई है। कुंडली C2 में अपरिवर्तित धारा, ठीक है, कुंडली C2 में अपरिवर्तित धारा अपरिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। कुंडली C2 में अपरिवर्तित धारा बह रही है बैटरी के कारण, जिससे अपरिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उसमें उत्पन्न होगा। जैसे ही कुंडली C2 को कुंडली C1 की ओर लाते हैं, ठीक है, जैसे ही कुंडली C1 को इस C2 को इस C1 की ओर लाते हैं, इसकी धारा मापी में विक्षेप उत्पन्न होता है। ठीक है, कुंडली C2 में अपरिवर्तित धारा के कारण अपरिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। कुंडली C2 में अपरिवर्तित धारा के कारण अपरिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और जैसे ही कुंडली C2 को कुंडली C1 के समीप लाते हैं तुरंत धारा मापी जी में विक्षेप होता है। तो आपने चित्र में देखा दंड चुंबक को बैटरी से जुड़ी हुई एक दूसरी कुंडली C2 से प्रतिस्थापित किया गया है। कुंडली C2 में अपरिवर्तित धारा अपरिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है और जैसे ही कुंडली C2 को कुंडली C1 की ओर लाते हैं धारा मापी एक विक्षेप दर्शाता है। यह कुंडली C1 में प्रेरित विद्युत धारा को निर्देशित करता है। धारा मापी में विक्षेप जो दिख रहा है वह बता रहा है कि कुंडली C1 में प्रेरित विद्युत धारा है, प्रेरित विद्युत धारा को निर्देशित कर रहा है। और जब C2 को दूर ले जाते हैं तो धारा मापी फिर से विक्षेप दर्शाती है। ठीक है, तो जब C2 को दूर ले जाते हैं तो धारा मापी फिर से विक्षेप दर्शाती है, लेकिन इस बार यह विक्षेप विपरीत दिशा में होता है। इस बार जो विक्षेप कैसा होगा? विपरीत दिशा में होता है। यह विक्षेप तभी तक रहता है जब तक कुंडली C2 गति करती रहती है। यह विक्षेप तभी तक रहता है जब तक कुंडली C2 गति करती रहती है। जब कुंडली C2 को स्थिर रखा जाता है, जब कुंडली C2 को स्थिर रखा जाता है तथा C1 गतिमान होता है तो उन्हीं प्रभावों को फिर देखा जा सकता है। ठीक है, जब C2 को स्थिर रख के C1 को गतिमान कराया जाता है तो उन्हीं प्रभाव को फिर से देखा जाता है। यह भी कुंडलियों के मध्य सापेक्ष गति के कारण विद्युत धारा प्रेरित कर रहा है। यह घटना भी कुंडलियों के मध्य जो है सापेक्ष गति हो रही है, या तो C1 गति करे या तो C2 गति करे, यह सापेक्ष गति के कारण ही इसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है। तो आपने देखा कि एक बैटरी लगी हुई कुंडली है C2 जिसमें अपरिवर्तित विद्युत धारा के कारण अपरिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, और एक दूसरी कुंडली है C1 जिसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, धारा का संकेतक लगा हुआ है। तो जब इस कुंडली C2 को इस C1 के तरफ ले जाते हैं तो हम देखते हैं गैल्वेनोमीटर में विक्षेप होता है और इसमें धारा बह रही होती है। और जब इससे दूर ले जाते हैं, इस C2 को C1 से दूर ले जाते हैं, तब भी देखते हैं अब धारा बह रही है लेकिन विपरीत दिशा में धारा बहती है। अब अगर C2 को स्थिर कर दें और C1 को इसके पास ले आए
या इससे दूर ले जाएं तो हम देखते हैं C1 में विद्युत धारा बहती है, गैल्वेनोमीटर विक्षेप दिखाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि कुंडलियों के मध्य सापेक्ष गति जो है विद्युत धारा प्रेरित करती है। ठीक है, तो यह था दूसरा प्रयोग। प्रयोग संख्या तीसरा में समझे ध्यान से, ऊपर के जो दोनों प्रयोग हैं, ठीक है, पहले प्रयोग में चुंबक गति कर रहा था, दूसरे प्रयोग में बैटरी लगी हुई कुंडली गति कर रही थी। उपरोक्त दोनों प्रयोग में चुंबक तथा कुंडली के बीच तथा दो कुंडलियों के बीच सापेक्ष गति शामिल है। ठीक है, दोनों के प्रयोग में आपने देखा 6.1 और 6.2 में 6.1 में चुंबक और कुंडलियों के बीच गति हो रही थी, जबकि 6.2 में दोनों कुंडलियों के बीच सापेक्ष गति हो रही थी। ठीक है, एक अन्य प्रयोग द्वारा फैराडे ने दर्शाया कि यह सापेक्ष गति कोई अति आवश्यक अनिवार्यता नहीं है। ये जो गति हो रही है, या तो चुंबक गति करे या कुंडली गति करे, या कुंडली गति करे या फिर चुंबक गति करे, ठीक है, या पहली कुंडली गति करे या दूसरी कुंडली गति करे, या दूसरी कुंडली गति करे पहली स्थिर हो, तो यह जरूरी नहीं है। फैराडे ने दर्शाया कि यह सापेक्ष गति कोई अति आवश्यक अनिवार्यता नहीं है। चित्र 6.3 देखें ध्यान से, यह देखें चित्र 6.3 है। इसमें दो कुंडलियां हैं C1 और C2 जो स्थिर रखी गई हैं, इसमें गति नहीं और स्थिर रखी गई हैं। C1 को एक धारामापी G से जोड़ा गया है, C1 को एक धारामापी G से जोड़ा गया है, जबकि दूसरी कुंडली C2 को एक दाब कुंजी K से होकर एक बैटरी से जोड़ा गया है। दाब कुंजी K से होकर एक बैटरी से जोड़ा गया है। ठीक है, यह देखा गया कि जब दाब कुंजी K को दबाते हैं तो धारामापी में एक क्षणिक विक्षेप दर्शाता है और फिर तत्काल शून्य हो जाता है। यह देखा गया कि जब दाब कुंजी K को दबाते हैं तो धारामापी में एक क्षणिक विक्षेप होता है और फिर तत्काल शून्य हो जाता है। और यदि कुंजी K को लगातार दबाए रखा जाए तो धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कुंडली C1, चित्र में दो कुंडलियां हैं C1 और C2 दर्शाई गई हैं जो स्थिर रखी गई हैं। दो कुंडलियां हैं C1 C2 और दोनों स्थिर रखी गई हैं। कुंडली C1 को एक धारामापी G से जोड़ा गया है, कुंडली C1 को एक धारामापी G से जोड़ा गया है, जबकि दूसरी कुंडली C2 को एक दाब कुंजी K से होकर, ठीक है, दूसरी कुंडली जो C2 है इसको एक दाब कुंजी K से होकर एक बैटरी से जोड़ा गया है, एक बैटरी से जोड़ा जाता है। ठीक है, और यह देखा जाता है कि दाब कुंजी K को दबाने पर धारामापी में एक क्षणिक विक्षेप दर्शाता है। दाब कुंजी K को दबाने पर धारामापी G में एक क्षणिक विक्षेप दर्शाता है और फिर इसका संकेतक तत्काल शून्य पर वापस आ जाता है। संकेतक तत्काल शून्य पर वापस आ जाता है। और यदि कुंजी, ठीक है, और यदि कुंजी को लगातार दबा कर रखा जाए तो धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होता है। यदि कुंजी को लगातार दबा के रखा जाए तो धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होता है। विक्षेप केवल कब होता है? जब कुंजी को दबाते हैं। जो ही कुंजी को आप K को दबाएंगे तुरंत धारामापी में विक्षेप होगा और उसके बाद तत्काल शून्य हो जाएगा। और यह दबा रह गया तो उसके बाद जो है कोई विक्षेप नहीं होगा। तो यदि कुंजी को लगातार दबा कर रखा जाए तो धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होता है। जब कुंजी को छोड़ा जाता है, ठीक है, दबा के जो छोड़ा जाता है, जब कुंजी को छोड़ा जाता है फिर से एक क्षणिक विक्षेप देखा जाता है। जब कुंजी को छोड़ा जाता है फिर से एक क्षणिक विक्षेप दिखाई देता है, लेकिन यह विक्षेप विपरीत दिशा में होता है। दबाने के कारण जो विक्षेप उत्पन्न हुआ था उसका दिशा अलग था और छोड़ने के कारण जो विक्षेप उत्पन्न होगा उसकी दिशा अलग थी। ठीक है, तो जब कुंजी को छोड़ा जाता है फिर से एक क्षणिक विक्षेप दिखाई देता है, लेकिन यह विपरीत दिशा में होता है। यह भी देखा गया कि यदि कुंडली में उनके अक्ष के अनुदिश एक लोहे की छड़ रखी जाए
इस कुंडली में इसके अक्ष के अंदिश एक लोहे की छड़ रखी जाए तो विक्षेप नाटकीय रूप से बढ़ जाता है। यह विक्षेप का मान जो है वह एकदम बढ़ जाता है। तो यदि कुंडली में उनके अक्ष के अंदिश एक लोहे की छड़ रख दिया जाए तो विक्षेप जो है नाटकीय रूप से बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस प्रयोग में आपने देखा कि जब कुंजी K को दबाते हैं तभी गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आता है। ठीक है, तुरंत दबाने के तुरंत बाद विक्षेप आएगा और दबा के रखे हैं तो शून्य हो जाएगा, तत्काल शून्य हो जाएगा। जो दबाए विक्षेप आया उसके बाद जीरो हो गया, दबाए रह गए जीरो ही रहेगा विक्षेप। जो छोड़ेंगे त्यों विक्षेप आएगा, लेकिन विपरीत दिशा में आएगा। अगर जो है कुंडली में एक लोहा, ठीक है, एक लोहे की छड़ रख दें तो यह विक्षेप जो है बहुत बढ़ जाता है, नाटकीय रूप से बढ़ जाता है। तो यह 3 प्रयोग जो हैं किए गए थे फैराडे और हेनरी के द्वारा। इन प्रयोगों का उपयोग है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना से संबंधित तीनों प्रयोग हैं। इन्हीं प्रयोगों के आधार पर हम लोग आगे नियम देखेंगे, फैराडे का प्रेरण का नियम देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।